निर्भया केस में सुनवाई शुरू हो चुकी है। अक्षय की पुनर्विचार याचिका पर यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो चुकी है। 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। बिल्कुल, तो 3 जजों की ये बेंच, एक नई पीठ जिसका गठन किया गया है, वो इस पर सुनवाई अब शुरू हो चुकी है। इसमें अक्षय की जो पुनर्विचार याचिका, जिसमें फैसले पर विचार की मांग की गई थी, पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। अब से कुछ ही देर बाद ये क्लियर भी हो जाएगा। आधे घंटे का जो वक्त है वो दिया गया है और ये कहा गया है कि इसी आधे घंटे के दौरान, इसी 30 मिनट के दौरान जो तमाम अपनी दलीलें हैं वो पूरी कर ली जाए। तो न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस बोपन्ना की ये पीठ, जो कल सीजीआई की सुनवाई से अलग होने के बाद फिर गठित की गई थी। जी हाँ, आपको बड़ी बातें भी बता देते हैं। 4 आरोपी जो अभी हैं, माफ कीजिए, आरोपी नहीं, इन्हें दोषी करार दिया जा चुका है, इनको सजा हो चुकी है। ये 4 दोषी हैं। वारदात के 7 साल हो चुके हैं, इंतजार लंबा हो चुका है। बहुत जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, उसके बावजूद भी इंतजार 7 साल का हो गया। 4 ये दोषी हैं जिन्हें आप इस वक्त देख रहे हैं। मुकेश सिंह, विनय शर्मा, पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर। अक्षय ठाकुर ने पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई है। बाकी जो 3 हैं वो पिछले साल ही पुनर्विचार याचिका लगा चुके थे, उनकी पुनर्विचार याचिका खारिज हो चुकी है। अब देखना यह है कि अक्षय ठाकुर की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज क्या होता है। हालांकि दलील ये भी दी जा रही है कि जब 3 पहले ही जो दोषी हैं उनकी याचिका खारिज हो चुकी है, तो फिर इसकी याचिका भी खारिज ही होगी। और पूरा देश भी यही चाहता है कि जिस तरह से वारदात को इन लोगों ने अंजाम दिया था, जघन्य कृत्य को अंजाम दिया था, उसके बाद इनको फांसी ही होनी चाहिए। बिल्कुल, क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आ रही है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र जी, सुनवाई शुरू हो चुकी है, क्या कुछ आपके सूत्र जो आपको बता रहे हैं भीतर खाने से, अभी भीतर कोर्ट से सामने आ रही हैं चीजें? देखिए, अभी तक जो एपी सिंह ने अपनी दलीलें रखी हैं उसमें वो तमाम मीडिया की जो खबर्स हैं, जो कवरेज है, उन सब को लेकर उनका कहना है कि मीडिया इसमें एक दबाव बना रहा है। तो मीडिया की वजह से एक दबाव क्रिएट हो रहा है जो कि इनके खिलाफ जा रहा है, आरोपियों के खिलाफ जा रहा है। तो अभी इस तरह से एपी सिंह अपने जो बचाव के लिए मुवक्किल के वो पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो इस समय चल रहा है। बेंच अभी सुन रही है और इसी के बाद अभी आगे की दलीलें उनकी देखना होगा कि वो किस तरह से, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने याचिका दी थी, उस याचिका में उन्होंने पॉल्यूशन से लेकर तमाम चीजों का जिक्र किया था, क्योंकि इसमें बहुत कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा नहीं है कि वो डिफेंस कर सके या रिव्यू पर गौर किया जाए। अमूमन 99.99 हमेशा इस तरह के रिव्यू खारिज होते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये खारिज होगा या नहीं, ये कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, वो तय करती है। लेकिन जिस तरह की रिव्यू पिटीशन थी उसको देखकर नहीं लगता कि बहुत लंबी दलीलों में उनके कोई नया फैक्ट्स या इस तरह की कोई चीज रह गई हो जिस पर कोर्ट जो फैक्ट्स दिए धीरेन्द्र वो भी हास्यास्पद लगे। जो फैक्ट्स दिए गए अक्षय के वकील की तरफ से वो हास्यास्पद थे। दूसरी तरफ एक बात और होती है धीरेन्द्र, कि इस तरह के मामले में जो बाकी साथी दोषी होते हैं उनके मामले की नजीर पेश की जाती है। तो बाकी 3 की अपील तो पहले ही खारिज हो चुकी है और वो भी ये कहकर खारिज हुई थी कि 2017 के जो मृत्युदंड के जो फैसले है उस पर पुनर्विचार का कोई आधार नहीं है। तो ऐसे में इस पर भी तो कोई आधार नहीं है। देखिए, वो तो साफ तौर पे मैं बता रहा हूँ कि पिटीशन की कॉपी पढ़ने के बाद भी किसी भी आदमी को लग सकता है जिसने जरा सा भी कोर्ट को देखा हो, और चूंकि ये चारों आरोपियों के खिलाफ जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन हुई थी वो एक शानदार और काबिले तारीफ इन्वेस्टिगेशन मानी गई थी, जिसमें दिल्ली पुलिस ने एक सबूत को इकट्ठा किया था, चाहे वो फोरेंसिक एविडेंस हो, चाहे वो कॉरबोरेटरी एविडेंस हो, चाहे वो डायरेक्ट एविडेंस हो। तो उन तमाम का एक इतना खूबसूरत इन्वेस्टिगेशन की गई थी। लिहाजा ये सिर्फ समय टालने की है और लगातार इस पर जरूर सवाल बीच में उठे कि आखिर कोई आरोपी इस तरह की दलीलों से कितना वक्त टाल लेता है, फिर बाद में वो उसी वक्त का इस्तेमाल याचिकाओं में करता है कि इतने दिन से मेरी उस पर फैसला नहीं हुआ, मेरी मर्सी पिटीशन पेंडिंग थी, मेरी वो थी, लिहाजा इसको सिर्फ इसी टैक्टिस के आधार पर देखा जा सकता है। इसके अलावा इसमें कोई दम दिखता नहीं है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, क्योंकि अभी उन्होंने कहा है, एपी सिंह ने रेयान इंटरनेशनल केस में जो छात्र की हत्या का उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि इस मामले में बेकसूर फंसा दिया था। अगर सीबीआई की तफ्तीश नहीं होती तो सच सामने नहीं आता, और हमने भी इस पूरे मामले में सीबीआई जैसी एजेंसी से
जांच की मांग की थी। ये एक नई दलील वो देना चाह रहे हैं। दरअसल वो हर एक उपलब्ध चीजों का इस्तेमाल अपने मौके, लेकिन ये कोई बहुत दमदार चीज नहीं लगती। जी धीरेन्द्र, आज दूसरी तरफ लोअर कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई होनी है और लोअर कोर्ट को इंतजार इस बात का ही है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या आता है। हाँ देखिए, वो उसी के बाद उसमें फर्दर होगा, क्योंकि इस पूरे मसले पर डेथ वारंट होने वो सारी चीजें कोर्ट इशू करती है। अगर रिव्यू पिटीशन खारिज हो जाती है तो इस तरह से उनको बहुत ज्यादा वेट करने का इंतजार नहीं, क्यूरेटिव पिटीशन के लिए वो पहले ही कह चुके हैं। लेकिन वो अब एक डिलेइंग टैक्टिस से उन्होंने कहा था कि जैसे ही वो आएगा तो हम लोग क्यूरेटिव पिटीशन का इंतजार नहीं करेंगे। ठीक है। इस पूरे मामले में फिर से एपी सिंह ने वो दलील दी है जिसपे वो लगातार कह रहे थे कि इस मामले में लड़की के दोस्त ने पैसे लेकर मीडिया को इंटरव्यू दिया, जिससे केस प्रभावित हुआ और वो एकमात्र गवाह था। वो बार बार इस बात की दलील दे रहे हैं और मीडिया को बहुत ज्यादा सेंटर में रखकर वो अपनी दलीलें दे रहे हैं। जबकि अगर आप देखेंगे इस पिछले कुछ समय में विद्या की किस तरह से कोर्ट ने कहा कि वो इस तरह की अखबारों की या उस तरह की खबरों को बहुत ज्यादा वो नहीं देता है अपने फैसलों में तरजीह। जी बिल्कुल। तो क्या अब इसके बाद ये माने, क्या ये उस तरह से प्रभावित कर सकते हैं? क्या कोर्ट उस तरह से उसको देखेगा और अगर खारिज कर दिया जाता है जिस तरह से आपने भी यहाँ पर पहले कहा, तो क्या फिर उसके बाद वो ब्लैक वारंट जारी हो जाएगा? हाँ देखिए, इसके बाद हमको, क्योंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग नॉर्मली यही होती है कि अगर ये हो गया और इनको खारिज कर दिया गया तो चारों के लिए सिर्फ क्यूरेटिव पिटीशन है। लेकिन क्यूरेटिव पिटीशन से पहले वो चाहे तो एक डेथ वारंट इशू कर सकते हैं, जिसको लेकर फिर बाद में दलील लेकर ये लोग आ सकते हैं। लेकिन ये संभव भी हो सकता है। जी धीरेन्द्र, आज हमने देखा निर्भया के माता पिता जब मीडिया से बात कर रहे थे, एक संतुष्टि का भाव था उनके चेहरे पर और चेहरे पर हल्की मुस्कान भी थी। ऐसा लग रहा था कि जिस वक्त का इंतजार पिछले 7 साल से कर रहे थे, 7 साल से जिसकी लड़ाई लड़ रहे थे, वो वक्त बहुत नजदीक आ चुका है। विद्या, देखिए, जो लोग पीड़ित होते हैं उनके लिए एक एक वक्त, एक एक पल बहुत लंबा होता है। हम लोग सिर्फ उनके खबर को लिख सकते हैं या दिखा सकते हैं, लेकिन उनको उस पूरे दर्द के साथ लगातार 7 साल तक रहना होता है। हम तमाम लोग तब लौट के आते हैं जब अक्सर इस तरह की खबर वापस आई, जब उन्हें पिटीशन फाइल की। लेकिन वो तो लोग जिनकी बेटी थी वो रात दिन उसके साथ रहे, उसकी यादों के साथ रहे। लिहाजा ये बहुत लंबी लड़ाई है और इस देश की न्यायिक प्रक्रियाओं को लेकर पहले भी कहा जा चुका कि वाकई बहुत लंबी लड़ाइयां होती हैं। उसमें आदमी मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर तमाम तरीकों से जूझता रहता है और उसके बाद सामाजिक लड़ाई अलग लड़ता है। तो ऐसे में अगर आज इनके चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान है तो हमको ये कहना चाहिए कि उनको अब ये लग रहा है कि शायद इनको इनके किए की सजा मिल जाएगी। जी, तो अब उनको ये लग रहा है कि 7 साल का जो एक लंबा इंतजार था वो अब शायद आकर खत्म हो जाएगा और वही वो संतुष्टि या वही वो मुस्कान जिसके जिक्र आप विद्या यहाँ पर कर रहे थे, इसीलिए वो दिखाई दे रहा है।